देखिए बच्चों, अगले पीरियड में बायोलॉजी चल रही है आपके साइंस में। अभी इसके शायद जो जीव द्रव्य चल रहा था प्रोटोप्लाज्म, उसके 2 पीरियड हुए हैं, है ना। तो आगे की बात करते हैं। जो हम लास्ट पीरियड में रुके थे, तो मैंने आपको बताया था सेल के बारे में बताया था, कोशिका के बारे में 2-4 लाइन लिखवाई थी। तो उसमें 2-3 लाइन ये आई थी कि जो सबसे छोटी सेल होती है, शॉर्टेस्ट, वो किसकी होती है? बैक्टीरिया की होती है। और नाम याद हो तो बताओ। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिक। ठीक। एक सबसे लंबी थी शायद तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की, और एक सबसे बड़ी थी ऑस्ट्रिच एग। और उससे पहले हम बहुत बात कर चुके हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। अब तो बात कुछ किसकी आ रही है? कोशिका की आ रही है, जिसे हम सेल कहते हैं। तो आज तो जो हेडिंग है कोशिका ही है, कोशिका, सेल। तो सारी पहले आज बात कर लेते हैं बहुत ही कम शब्दों में, उसके बाद फिर आगे तो फिर से डिफाइन किया ही जाएगा बहुत अच्छी तरह से। कोशिका में कल जहां मैं रुका था लास्ट पीरियड में, तो मैंने कोशिका सिद्धांत लिखवाया था शायद आपको, प्रिंसिपल ऑफ सेल, जहां 2-3 लाइन लिखवाई थी। तो उस सिद्धांत में ये कहा गया था कि जब जीव जो होता है वो एक ही कोशिका से बनता है, लेकिन बाद में उसके शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और वे सारी कोशिकाएं एक साथ मिल करती हैं और कार्य करती हैं। इन 3 लाइनों को बोला जाता है सेल प्रिंसिपल, कोशिका का। यहाँ हम रुके थे। अब उसी से पहले आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हेड डालेगा कोशिका के प्रकार, टाइप्स। कोशिका के प्रकार इसमें लिखिएगा 2 प्रकार की होती हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 है प्रोकैरियोटिक, PROCARYOTIC, प्रोकैरियोटिक। हिंदी हो इंग्लिश हो ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी तो उन शब्दों की बना देते हैं जो आसान है, बाकी जो आसान नहीं होते उन्हें इस तरह से याद कर लिया जाता है। प्रोकैरियोटिक हिंदी में भी ऐसे लिखा हुआ है। अब दूसरा हम बाद में लिखेंगे, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक, अभी मैं लिखवा रहा हूं, पहले आप लिखते रहो, फिर हम समझाने वाली बात करेंगे। इसमें लिखिएगा इन कोशिकाओं में, इन दी सेल्स, इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम आर ऑफ 70 टाइप्स, राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। गोल्जी काय नहीं होता, गोल्जी बॉडी इज एब्सेंट, गोल्जी काय नहीं होता। केंद्रक झिल्ली नहीं होती, न्यूक्लियस मेम्ब्रान इज एब्सेंट, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, न्यूक्लियस मेम्ब्रान इज एब्सेंट। लाइसोसोम नहीं होता, लाइसोसोम इज एब्सेंट। डीएनए एकल होता है, डीएनए इज यूनिटरी, डीएनए एकल होता है, डीएनए इज यूनिटरी। केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस इज नॉट देयर, केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस इज नॉट देयर।
तथा श्वसन एंड रेस्पायरेशन, तथा श्वसन एंड रेस्पायरेशन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, बाई प्लाज्मा मेम्ब्रान, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, बाई प्लाज्मा मेम्ब्रान। बहुत सारी बातें हैं, उनमें से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कुछ लिखवाई है, ठीक है, और भी इससे अलग बहुत ज़्यादा है। अभी तो मैं ये वर्ड लिखवा रहा हूँ, फिर इन सभी वर्ड को अच्छी तरह डिफाइन किया जाएगा। अभी जो जो हमने लिखा है उसी पर रिवाइज करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कोशिका के प्रकार, सेल्स के टाइप्स। तो उनमें से नंबर 1 है प्रोकैरियोटिक। तो वही बात है, जब डिफरेंस करेंगे तो कोई चीज़ किसी में है और कोई चीज़ किसी में नहीं है। तो वो हम देख रहे हैं सब चीज़ें, और ये जितने भी नाम आ रहे हैं आप जानते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, जो भी सब कहाँ होते हैं, सेल के अंदर ही होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो फिलहाल पहली बात थी कोशिका भित्ति। भित्ति का मतलब होता है दीवार, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल कहा गया है। तो जो सेल की वॉल होती है, जो दीवार होती है, जिसे भित्ति कहते हैं, यहाँ पे वो 2 चीज़ों की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब ये सब काम इसलिए हो रहा है कि यहीं याद हो जाए, बस फुल एंड फाइनल, अलग से कुछ नहीं, जो यहाँ क्लास में हो रहा है वो हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की बनी होती है कोशिका की दीवार, ठीक। चलिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आगे पीछे बोलते रहो या साथ बोलते रहो। दूसरा पॉइंट किस चीज का है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है नहीं होता है? नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया को आप माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख के दिखाया, और मैंने कल बोला था DRION, वो भी आप लिख सकते हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी क्लासिफिकेशन चल रहा है। आगे राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। कल परसों की क्लास की बात है, जब मैं यहाँ थोड़ी सी फिगर बना रहा था तो मैंने डॉट डॉट बना के दिखाए थे राइबोसोम, अगर आपको याद हो तो डॉट डॉट का मतलब ये है कि वो काउंटिंग में होते हैं, इसलिए 70 प्रकार के हैं, कहीं 80 प्रकार के हैं। तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? ये तो मुख्य रूप से भी याद करने वाली बात ही चल रही है, समझने वाली बात बहुत आने वाली है। आगे बोलो। गोल्जी काय बोलते हैं हिंदी में, गोल्जी बॉडी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो भी नहीं होता। तो गोल्जी बॉडी लिख रहा हूं मैं, गोल्जी बॉडी भी एब्सेंट है जी। चलिए आगे। केंद्रक झिल्ली। अब झिल्ली का मतलब फिर वही, जहां केंद्रक है उसके बाहर की जो मेम्ब्रान आई वो भी नहीं होती। तो केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस, मेम्ब्रान भी एब्सेंट है। चलो जी आगे। लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं होता, ये भी एब्सेंट है। और DNA एकल होता है। एकल से मतलब उसकी जो संरचना होती है, जो बनावट होती है, इकहरी होती है। हिंदी में समझिए तो इकहरी, तो उसे क्या लिखाया? एकल, यूनिटरी, डबलिंग नहीं होती इसमें, इसके अंदर। और कुछ न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो जो केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है, वो भी नहीं होता, ठीक। तो मेन बात क्या हुई? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इन चक्करों में ना पड़े कि क्या नहीं है, इन्हें देख लें कि क्या है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सेल वॉल तो है, इसमें भी है, और जो दूसरी आएंगी उसमें भी है। तो फर्क इतना है, जो दूसरी आने वाली उनका नाम होता है यूकैरियोटिक, ठीक। उसमें जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है। तो सेल वॉल तो फिर दोनों में ही हुई, ठीक, वो हम पढ़ेंगे अभी। और यहाँ पे देख लो बस, राइबोसोम कितने हैं? 70। एक तो ये एंट्री आई, और एक DNA क्या होता है, बाकी तो सब चीज एब्सेंट है। क्या बेटा? ठीक है। अब दूसरा डाल दीजिए, यूकैरियोटिक लिखेंगे EUOCARYOTIC। इसे यू बोले हैं, खाली स्पेलिंग होती है EUO, बोलेंगे यूकैरियोटिक। अब इसमें लिखिएगा कुछ ऐसे पॉइंट्स
कोशिका भित्ति सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, इज मेड ऑफ सेलुलोज। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इज मेड ऑफ सेलुलोज। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। राइबोसोम 80 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम्स आर ऑफ 80 टाइप्स। राइबोसोम 80 प्रकार के होते हैं। गोल्जी बॉडी या हिंदी में गोल्जी काय बोलते हैं, उपस्थित हैं। गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट। केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। न्यूक्लियस मेम्ब्रान इज प्रेजेंट। लाइसोसोम उपस्थित है। लाइसोसोम इज प्रेजेंट। डीएनए दोहरा है। डीएनए इज डबलिंग। तथा पूर्ण विकसित है एंड फुल मैच्योर्ड। तथा पूर्ण विकसित है। केंद्रक होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तथा श्वसन एंड रेस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। बाय माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो बात मैंने पहले में लिखवाई थी सिर्फ वही लिखवाई है ताकि कंपैरिजन सही से हो जाए। अब इसका रिवाइज करवाओ। नाम क्या है? यूकैरियोटिक। तो पहली जो लाइन थी हमारी सेल मेम्ब्रान की थी, कोशिका भित्ति की। तो सेल मेम्ब्रान किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। वहां पे किसकी बनी हुई थी? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की। अब दूसरी लाइन किसकी थी हमारी? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें नहीं होता था, इसमें होता है। यहाँ राइबोसोम कितने थे? 70। यहाँ कितने हैं? 80 हैं। राइबोसोम है 80। उसके बाद गोल्जी बॉडी वहां नहीं होती थी, यहाँ पे होती हैं। गोल्जी बॉडी भी है। उसके बाद न्यूक्लियस मेम्ब्रान बताइए, होती हैं। केंद्रक भित्ति यहाँ भी होती है। उसके बाद लाइसोसोम होता है। चलिए जी, उसके बाद डीएनए डबलिंग में होता है। डबलिंग से मतलब यहाँ पे एक लाइन लिखाई थी मैंने, पूर्ण विकसित। इसका मतलब यह है कि जब डबलिंग हो जाती है डीएनए की, जैसा हम जानते हैं क्रोमोसोम्स वगैरह में जानते हैं ना, जिन्हें हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। तो डबलिंग का मतलब होता है जो क्रोमोसोम्स वगैरह फुल मैच्योर्ड हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है डीएनए भी क्या हो गया? फुल मैच्योर्ड हो गया। तो इसे कह सकते हैं अल्प विकसित है। क्या कहना चाहें? यह है पूर्ण विकसित, तो डबलिंग हो रही है वहां। और केंद्रक होता है नहीं होता? होता है। तो कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन है ही, इसमें सारे मना किए हुए हैं और इसमें सारे यस किए हुए हैं। कंफ्यूजन तो तब होता है कि पता नहीं किसी में कुछ है और किसी में नहीं है। तो काफी आसान सा मामला है। और एक लाइन आपने शायद मुझे यहाँ पे लिखवाई थी, कौन सी? श्वसन वाली। श्वसन रेस्पायरेशन यहाँ होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रान के द्वारा होता है। और यहाँ पे कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात। क्या बेटा? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रान नहीं, अलग है। सर इसमें सेल मेम्ब्रेन है और उसमें सेल वॉल। जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रान, अच्छे से कह रहे हो, गलती से मैंने मेम्ब्रान लिख दिया। हिंदी में मैंने कोशिका भित्ति लिखवाया है ना, सेल वॉल ही। तो दोबारा देखो 70-80 क्या थे?
राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में 70 थे और यूकैरियोटिक में 80। एक अंतर तो ये हुआ, बाकी तो सिमिलरिटी लग रही है। दूसरी डिफरेंस था श्वसन में, रेस्पिरेशन में। तो पहला रेस्पिरेशन कहाँ होता था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और दूसरे बार में माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। और क्या डिफरेंस दिख रहा है? डीएनए गहरा है और गहरा है। और सबसे पहले वाला सेल मेम्ब्रेन, वहाँ किसी बनी हुई थी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की, और यहाँ पे बनी है सेल। तो एक थोड़ा सा हमने बेसिक सा डिफरेंस देख लिया है। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, ये मैं सबको बता चुका हूँ। जरा बताना जो मैंने अभी बताया था, एक लाइन पूछ के देखता हूँ फिर आपसे। सुक्रोज किसे किसे मिला के बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के बनता है। और अगर किसी के अभी भी याद नहीं आया तो कब याद आएगा? उसका तो मुझे भी नहीं याद है, कब याद आएगा? अब हैंड डालिए। कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल। कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ ए सेल। तो जो मुख्य भाग है, जो मेन पार्ट्स हैं, वो जो हमने अभी ये शब्द लिखे हैं सब, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये तो होते हैं मुख्य भाग। तो इनके बारे में भी एक दो लाइन लिखवानी है, जिनके बारे में आप पहले से जानते भी हो। जैसे भी श्वसन जो हो रहा था दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में कहाँ हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। इसलिए उसे क्या कहते हैं? श्वसन स्थल कह देते हैं। कहीं प्रोटीन बनता है तो उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कह देते हैं, जो कॉमन से क्वेश्चन होते हैं। तो वो एक आध नंबर में आ जाता है। बाकी पहला हेडिंग इसमें डालिएगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। पहला जो मुख्य पार्ट है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब इसमें एक दो लाइन लिखिएगा पहले आप। इसमें लिखिएगा, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दिस इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल या प्लांटे सेल। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सेलुलोज की बनी होती है, मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। तथा एंड कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। एंड ए फिक्स फॉर्मेशन इज गिवन टू द सेल। कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। बस ये दो तीन बात है जो इसमें बताने वाली बात है। कंफ्यूज नहीं होना है, जितना लिखवाया है उसे देखिएगा। पहले बात बताया गया कि केवल कहाँ बनता है? पादप कोशिकाओं में। इसे इंग्लिश में प्लांट या प्लांटे कह देते हैं। प्लांटे जो सेल है वहां पे से मिलेगी क्या? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो पहली बात तो ये आ गई कि केवल ये प्लांट में मिलेगी। चलिए जी, दूसरी बात किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि जब हम अभी पढ़ रहे थे तो वहां तो सेलुलोज की बनी थी और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी थी। लेकिन जब यहाँ कहा जा रहा है कि केवल पादप कोशिकाओं में होता है, तो ये बात किसकी हो रही है? सिर्फ पादप कोशिकाओं की बात हो रही है। जीव तो पेड़ पौधे भी हैं और जो क्रिएचर्स हैं वो भी हैं। सेल तो सब जगह ही है, तो सेल मेम्ब्रेन भी है, बॉल भी सब जगह ही है। तो ये किसकी बनी हुई है? सेलुलोज। और तीसरी लाइन क्या है? इसका काम क्या है, मतलब ये है क्यों? क्योंकि जो उसका साइज है, जो उसका आकार है, उसे लगभग एक फॉर्म देगी ना। अगर मान लीजिए हो गई नहीं तो कहीं भी लचीला हो सकता है, कहीं भी अंदर और कहीं भी बाहर जा सकता है। तो उसे एक फिक्स फॉर्मेशन देती है, उसका एक आकार देती है, एक साइज देती है। तो ये तीन मैंने आपको लाइन लिखवाई है नंबर 1 पॉइंट पे। नंबर 2 लिखिएगा, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। बाकी बहुत कुछ छोड़ रहा हूं, बस जो मैं लिखवा रहा हूं उसका ध्यान दें।
और जैसे आपको बार बार बताया जा रहा है कि जीएस में पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी एक साइंस का पार्ट है, और साइंस भी हमारे पास 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और किसी एग्जाम में आप जीएस के लिए बैठ रहे हो तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि इस टोटल जीएस में साइंस से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने लगता है आपको, कितने आ जाएंगे? मैक्सिमम 5 से ज़्यादा नहीं। 5 भी बहुत ज़्यादा है, 3 4, फिर उनका डिवीजन किस में होगा? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी। तो अगर इस पूरी बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन भी आ गए तो आपको बोनस मिल गया, मतलब ये समझ लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन की ही क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो जो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, कोई ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस जो जो पढ़ाया जा रहा है उसे उंगली पे होना चाहिए। तो ये हेडिंग हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसमें लिखिएगा कोशिका के सभी अवयव, ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए सेल, कोशिका के सभी अवयव, ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए सेल इसके द्वारा घिरे होते हैं, आर कवर्ड बाय दिस मेम्ब्रेन, इसके द्वारा घिरे होते हैं। तथा इसका कार्य एंड इट्स फंक्शन, तथा इसका कार्य एंड इट्स फंक्शन यह है, इज दिस, कि कौन से पदार्थ अंदर से बाहर जाएंगे, विच सब्सटेंसेस विल गो आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से बाहर जाएंगे, तथा कौन बाहर से अंदर आएंगे, एंड वाइस वर्सा, तथा कौन बाहर से अंदर आएंगे। बस ये 2 लाइन सफिशिएंट है इसके लिए। बात हो रही है बच्चों किसकी? सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ 2 लाइन लिखवाई गई है। तो पहली लाइन तो ये है, क्या लिखवाया पहले लाइन बोलो? तो ये तो लिखो या ना लिखो, समझो या ना समझो, अंडरस्टूड है। ये हो गई एक सेल और ये हो गई सेल की मेम्ब्रेन, सीएम, सेल मेम्ब्रेन। तो जितने भी अवयव हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे इसके अंदर ही रहने। अगर ये अंदर ऐसे चला जाए बाहर तो फिर इसका यूज ही क्या रहेगी? तो ये तो दिखाने वाली बात ऐसे कुछ खास नहीं थी कि सारे के सारे इसके द्वारा क्या है, कवर है, ठीक। अब इसका काम क्या है? काम यही है, बाहर कुछ सब्सटेंस है वो उन्हें अंदर आना है, अंदर कुछ सब्सटेंस है उन्हें बाहर जाना है। तो ये जो डिसाइड करेगा ये सेल मेम्ब्रेन ही करेगी। अब इसका फंक्शन क्या है, कैसे करेगी, क्यों करेगी, वो आने वाले टाइम में गोल्जी बॉडीज का भी उसमें यूज होता है, ठीक है, वो सब आगे चलता है। खैर ये इसका फंक्शन है, इसका सेल मेम्ब्रेन। अगला हेडिंग डालिए। अगला हेडिंग है, हिंदी में बोलते हैं तारककाय और इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम, CENTROSOME। हिंदी में बोला जाता है इसे तारककाय। जहां थोड़ी बहुत हिंदी की आवश्यकता है लिखवाता रहूंगा मैं। इसमें लिखिएगा यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, दिस इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके अंदर इनसाइड इट कुछ कण जैसे होते हैं, देयर आर समथिंग लाइक पार्टिकल्स, कुछ कण जैसे होते हैं, देयर आर समथिंग लाइक पार्टिकल्स, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। दे आर सेड टू बी सेंट्रियोल, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। इधर लिखवाइएगा मुझे सेंट्रोसोम, तारककाय। जब मैंने फिगर बनाई थी तो उसमें ऊपर की तरफ ऐसे बनाया था, ऐसे कुछ बनाया हो, देख लेना, जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले फिगर बनाई थी।
तो वो क्या था, सेंट्रोसोम था, तारक का है। तो इसमें क्या क्या बताया मैंने, दो लाइन लिखाई। पहला, ये कहाँ मिलता है, एनिमल सेल में मिलेगा, ठीक, जंतु कोशिकाओं में मिलेगा। यहाँ से सारे क्वेश्चन बनने हैं। प्लांट सेल में क्या मिलता था, जो भी लिखा है, सेल वॉल, और एनिमल सेल में क्या मिल रहा है, सेंट्रोसोम। एक डिफरेंस हो गया। और दूसरा क्या बताया बच्चों, कि इसमें अंदर कुछ ऐसा कुछ महसूस होता है जब ऐसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कुछ पार्टिकल जैसे हैं, पार्टिकल नहीं है, मैंने शायद जैसा शब्द इस्तेमाल किया है, पार्टिकल जैसा कुछ है, तो जो वो मूवमेंट में दिखाई देता है उसे बोलते हैं सेंट्रिओल। अब इसका क्या फंक्शन है हम आगे देखेंगे, अभी तो बस सफिशिएंट जानकारी दे रहा हूँ मैं। सेंट्रिओल तो उन्हें कहते हैं सेंट्रिओल, जो ये पार्टिकल जैसे घूम रहे हैं उसके अंदर। फिर जब ये सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे तो सब समझाए जाएंगे सेंट्रिओल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, तो सब चीज बताई जाएगी। आगे लिखिएगा नेक्स्ट, पार्टी है तो छोड़ दो, रहने दो। उसके बाद है राइबोसोम। अभी जब हम थोड़ी देर पहले क्लास कर रहे थे राइबोसोम, तो एक तो 70 थे, एक में दो और एक में 80 थे। तो 70 किसमें थे, प्रोकैरियोटिक में, और 80 यूकैरियोटिक में, ठीक है। चलिए अब इसमें लिखिएगा, इसमें कुछ सन वगैरह लिखने पड़ेंगे। सन तो सभी में ही होते हैं, बाकी इसी में सब सन वगैरह छोड़ दिए। इसके सन आए हुए हैं एग्जाम में, इसके लिखवा रहे हैं, ठीक। इसमें लिखिएगा 1953 में, इन 1953 रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा, बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन, 1953 में रॉबिन्सन तथा ब्राउन के द्वारा पादप कोशिका में देखे गए वर सीन इन प्लांटे सेल, पादप कोशिका में देखे गए। 1955 में, इन 1955 पेलाडे ने, PALADEY साइंटिस्ट का नाम है, पेलाडे ने जंतु कोशिका में देखा। पेलाडे सो इन एनिमल सेल्स, जंतु कोशिका में देखा। तथा 1958 में एंड इन 1958 राइबोसोम को नाम दिया गया। नेम वाज गिवन टू राइबोसोम, राइबोसोम को नाम दिया गया। नेम वाज गिवन टू राइबोसोम। यह आरएनए और प्रोटीन से बनते हैं। दे आर फॉर्म्ड या दे आर मेड ऑफ फ्रॉम आरएनए एंड प्रोटीन। यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। दिस इज द प्रोडक्शन प्लेस फॉर प्रोटीन। यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो सेड टू बी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो सेड टू बी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। देख लिया, इधर आ जाइए, अपने आप को रिकॉल करो। अभी मैंने बताया कि सन वगैरह सभी में ही होते हैं, ईयर्स नेम सभी में ही होते हैं, साइंटिस्ट के नेम भी सभी में ही होते हैं, बट वी आर नॉट स्टडिंग हिस्ट्री, है ना। बस काम की बातें करनी है। इसके आ चुके हैं एग्जाम में तो इसलिए लिखवाया जा रहा है, बाकी तो मैं इन्हें भी लेफ्ट कर देता। यहाँ 3 सन है, 1953, 1955, 1958, ऐसे ही है। तो 1953, 1955 एंड 1958। अब ये दोनों कोशिकाओं में हैं क्योंकि देखे गए, लेकिन पहले देखे गए पादप कोशिकाओं में, प्लांटे सेल्स में। तो जिन साइंटिस्टों ने नोटिस किया उनके नाम बताइए। रॉबिन्सन और ब्राउन।
एक तो रॉबिन्सन है और एक ब्राउन है। ये कौन से देश के हैं ये भी बताया जा सकते हैं भाई, कोई आवश्यकता नहीं है कुछ खास, तो सब छोड़ दीजिए। 1955 में इन्हीं को देखा गया फिर एनिमल सेल्स में, राइबोसोम की बात हुई तो दोनों में है ये, ठीक। चलिए, तो 1955 में क्या हुआ, कौन से साइंटिस्ट है, पेलाडे। तो पेलाडे ने इन्हें देखा जंतु कोशिकाओं में, और 1958 में इन्हें नेम दिया गया, मतलब जिस नाम से आप इन्हें पहचानते हैं राइबोसोम, ये नाम दिया गया 1958 में दिया गया। ये बात हुई। चलिए, उसके बाद आगे क्या बात लिखाई कि भाई ये बने किस चीज के होते हैं, तो आरएनए की फुल फॉर्म बताई थी भी पहले पीरियड में, क्या थी, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो वहां से तो नाम आया, तो आरएनए का तो बना ही होगा, आरएनए की फुल फॉर्म में भी राइबो है, इसके नाम में भी राइबो है, तो ये जिससे बना है उसमें आरएनए तो होना कंपलसरी है। तो एक तो आरएनए होता है और एक क्या होता है, प्रोटीन होता है। इन दोनों से बनते हैं, क्या बनते हैं, राइबोसोम बनते हैं। अब दूसरी बात, अब बात आती है इसके फंक्शन की, कि भाई हम ये तो बात कर रहे हैं कि क्यों है कैसे, यहां से आ जाओ शुरू से। इसका फंक्शन क्या था, सेल वॉल का फंक्शन क्या था, साइज मेंटेन करना। क्यों वो है, क्यों वो है, दैट्स कॉल्ड फंक्शन। इसका फंक्शन क्या था, क्या चीज अंदर से बाहर जाए, क्या चीज बाहर से, ये डिसाइड करना इसका काम है। मेम्ब्रेन को हिंदी में झिल्ली कहते हैं, और झिल्ली का मतलब क्या होता है, अर्धपारगम्य, मतलब उसमें से कुछ हिस्सा चला जाए, पार हो जाए, कुछ हिस्सा ना निकल पाए, झिल्ली का मतलब वही होता है। अगर सारा ही निकल जाए और सारा ही आ जाए तो फिर झिल्ली क्यों कह रहे हैं, दैट मीन्स डिसाइड का मैटर है, क्या चीज बाहर जानी है, क्या चीज अंदर आनी है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या था बच्चों, सेंट्रोसोम का लिखवाया नहीं लिखवाया, देखो याद नहीं आता, लिखवाया नहीं होगा, ये दो लाइन लिखवाई थी बस। एक तो एनिमल सेल में पाया जाता है और इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं जिन्हें क्या होता है, सेंट्रोसोम। तो इसका फंक्शन जो है यूनिक नहीं होता, ये इन्हीं पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए आगे पढ़ेंगे हम इससे आगे। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनता है। यहाँ पे जो स्थान है प्रोटीन बनने का स्थान है, यानी कि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनता है, खुद भी प्रोटीन का ही बना होता है, प्रोटीन बनाने में सहायक है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी। एक तो बेसिक सा क्वेश्चन हो ही जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है, तो राइबोसोम है। ठीक, रटने वाली बात हो जाती है कि प्रोटीन की फैक्ट्री में याद कर ली, वहाँ ऑप्शन में आया माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, पता नहीं भाई क्या था प्रोटीन की फैक्ट्री। अब थोड़ा सा दिमाग में हिंट तो है कि बना किसका है, आरएनए और प्रोटीन का। तो मैं अभी तो कह रहा था प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन बनाने में ही सहायता करता है, तो नहीं भूल पाओगे। चलिए आगे लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है माइटोकॉन्ड्रिया। खास बात कर लेते हैं पहले बस, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें लिखिएगा, इसकी खोज, दिस वाज सर्च, इसकी खोज 1886 में ओल्डमैन के द्वारा, इन 1886 बाय ओल्डमैन। 1886 में 1886 में ओल्डमैन, ALTMAN, ओल्डमैन के द्वारा। इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया, एंड नेम वाज गिवन बाय बेंडा, BENDA। इसका नामकरण बेंडा के द्वारा किया गया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, दिस इज द रेस्पिरेशन प्लेस ऑफ ए सेल। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती, देयर इज नॉट एनी फिक्स नंबर। इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती।
यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। देयर इज ए ऑक्सीडेशन फॉर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन फॉर या ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से ड्यू टू विच ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीजेज। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र कहा जाता है। लिख लिया? इधर आ जाओ बोर्ड पे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन से सन में हुई थी? 1886 में हुई थी। किसने की थी? ओल्ड मैन ने की थी। इसका जो नामकरण किया था किस वैज्ञानिक ने किया था? बेंडर। चलिए जी, अब ये तो हम जानते हैं कि भाई इसे पावर हाउस कहते हैं, शक्ति केंद्र कहते हैं। तो वहाँ एक दो लाइन लिखवाई गई है, क्यों कहते हैं? तो वहाँ पे कोई ना कोई शक्ति यानी कि एनर्जी होती होगी। तो एनर्जी कैसे आती है? हम बार बार पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का टच रहता है बायोलॉजी में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक को हिंदी में कार्बनिक कहते हैं। तो कार्बनिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कार्बन हो। कार्बनिक जो बना है सर, ये कार्बन से तो बना है, जिसके अंदर कार्बन। तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ऑर्गेनिक, उनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, एक रिडक्शन होता है, एक ऑक्सीडेशन होता है। वहां से फिर क्या एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सारा काम जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई पूछे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बनिक पदार्थों का हो रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का हो रहा है। और जब वो ऑक्सीडेशन होगा तो वहां से एनर्जी तो रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। अब एनर्जी रिलीज तो हो गई, चलिए फंक्शन बताओ। फंक्शन ये कह सकते हो कि भाई पावर हाउस है, पावर रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एक लाइन में लिखवाई या नहीं लिखाई? श्वसन स्थल है, श्वसन रेस्पिरेशन प्लेस। जो एनर्जी वहां रिलीज हो रही है उसी के द्वारा जो कोशिका है वो सांस लेती है। उसे भी तो कोई फ्यूल चाहिए सरवाइव करने के लिए। बाइक है, उसे चलने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए? डीजल नहीं, सॉरी, पेट्रोल ही चाहिए। बाइक की बात करिए तो कोई ना कोई किसी चीज के लिए फ्यूल तो चाहिए ना। तो जो कोशिका है उसे भी तो कोई ना कुछ चाहिए। तो क्या है? रेस्पिरेशन हो रहा है उसका, किसके द्वारा? एक एनर्जी के द्वारा। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। और वो एनर्जी कहाँ से आई है? तो ये कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन हुआ है। इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। नीचे एक लाइन लिखिए बिना किसी हेडिंग के, ये अलग से लाइन है। मुख्य रूप से मोस्टली, ये हेडिंग नहीं है, कोई नोट डाल के एक लाइन लिखवा रहा हूं अलग से। मुख्य रूप से मोस्टली डीएनए 3 स्थान पर पाया जाता है। डीएनए इज फाउंड एट 3 प्लेसेस। नंबर 1 केंद्रक, न्यूक्लियस। नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 3 हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये लाइन ध्यान से सुन ली होगी आपने, समझ ली होगी। ये क्वेश्चन आता है
कि डीएनए कहाँ नहीं पाया जाता, डीएनए, तो उन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो आंसर है ही, चौथा जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, अब इन 3 में क्या बात करी है इसने कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कहाँ का पाया जाता है, केंद्रक में, ठीक है जी, न्यूक्लियस में, और माइटोकॉन्ड्रिया में, और हरित लवक में, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब केंद्रक अभी सामने लिखा है नहीं, ये भी आने वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया तो हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, और जो लवक है इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेस्टिड। क्या कहते हैं, इस पूरे को तो बोला जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन प्लास्ट किससे बना है, प्लेस्टिड से। ये पढ़ रखा होगा आपने, लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, एक होता है वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, एक होता है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, जिसकी वजह से कलर आ जाता है। जब मिर्च कच्ची होती है तो हरी होती है, पकने के बाद वो लाल हो जाती है, तो वो जो रंग आया है उसमें किसकी वजह से आया है, वर्णी लवक की वजह से। क्रोमो ये क्लोरोप्लास्ट है, हरित का मतलब हरा रंग है ना। इसके अंदर फिर क्या पाया जाता है, पर्णहरित, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, विच इज रेस्पॉन्सिबल टू फोटोसिंथेसिस। तो ये आने वाला है, ये भी मतलब सेल का ही एक पार्ट है, क्या, लवक, प्लेस्टिड। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया। बाय द वे डीएनए बच्चों मेनली ये 3 जगह पाया जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा कहाँ नहीं पाया जाता, तो इन जो 3 ऑप्शन से जो अलग ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए जी, अगला हैंड आ रही है गोल्जी काय, जिसे इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, इसमें लिखेगा 1-2 लाइन। इसकी खोज दिस वाज सर्च कैमिलो गोल्जी के द्वारा, बाय कैमिलो CAMILO, कैमिलो गोल्जी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा। इसके अंदर इनसाइड इट सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, देयर आर माइक्रोट्यूबल्स, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, देयर आर माइक्रोट्यूबल्स, TUBULES, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। यदि कोई पदार्थ, इफ अ सब्सटेंस कोशिका से बाहर जाता है, गोज आउटसाइड फ्रॉम सेल, तब यह मदद करता है, देन दिस विल हेल्प, तब यह मदद करता है। इसलिए इसका दूसरा नाम, इट्स सेकंड नेम, यातायात प्रबंधक है। इट्स सेकंड नेम इज मैनेजर ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात प्रबंधक है, मैनेजर ऑफ ट्रांसपोर्ट। बस ये 2-3 लाइन सफिशिएंट है इसके लिए। इधर आ जाइए, ये नाम खुद बता रहा है कि गोल्जी क्या है ना? मैं आपको हमेशा कहता हूँ एक अच्छे स्टूडेंट के लक्षण यही होते हैं, कोई भी आप नाम पढ़ो आप उसे ऐसे ही मत लो, उसे आप सोचो हिंदी का है, इंग्लिश का है, क्या है। तो गोल्जी क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। पूरा नाम क्या है, कैमिलो गोल्जी।
कैमिलो गोल्जी इनका नाम है। बाकी इटली के थे, बाकी वो लिखो या ना लिखो, कैमिलो गोल्जी। उसके बाद ये तो चलो ये होगी बात। उसके बाद अब बात आई किसी फंक्शन की कि भाई इसका दूसरा नाम तो मैंने लिखवा ही दिया, यातायात प्रबंधक, मैनेजर ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसे। अब मैनेजर भी आप समझते हो और ट्रांसपोर्ट भी आप समझते हो, तो क्यों कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कोशिका से बाहर जो सब्सटेंस जाएंगे तो उन्हें डिसाइड कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि क्या चीज अंदर से जो पड़का है और क्या चीज बाहर से, वो डिसाइड हो गया। लेकिन उसे ले जाने में हेल्प कौन करेगा? वो करेगा गोल्जी। अब कुछ इस तरह समझ लो कि सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इनमें से ये डिसाइड किया गया कि ये बाहर जाना है, तो ये काम, ये चूज करने का काम किसने किया? सेल मेम्ब्रेन में। लेकिन जाएगा कैसे? चूज तो हो गया, तो इसे जो गति देगा, जो इसकी हेल्प करेगा इसे बाहर निकालने में, वो करेगा गोल्जी बॉडी। इसलिए यातायात प्रबंधक कहा गया। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ रहे हो, उसे मैनेज करना, उसे उसकी हेल्प करना, ले जाना, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। चलिए आज का पीरियड समाप्त करते हैं। मुझे 2-4 क्वेश्चन के जवाब दे दो। नंबर 1, प्रोकैरियोटिक में जो रेस्पिरेशन होता है कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा सेल का वो मेन पार्ट था जिसमें मैंने लगातार 3 सन लिखवाए थे? 3 years। राइबोसोम। 1953, 1955, 1958। 1953 में पादप कोशिकाओं में पता लगाया गया था कि ये होता है प्लांटे सेल। कौन से 2 साइंटिस्ट ने? रॉबिन्सन एंड ब्राउन। 1955 में एनिमल सेल में पता लगाया, किसने? पैलाडे ने। और 1958 में नाम दिया गया, किसके द्वारा? साइंटिस्ट का नाम ही लिखा है शायद मैंने, पर नाम दिया गया। ठीक। उसके बाद गोल्जी बॉडी को यातायात प्रबंधक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिसाइड तो हो चुका था कि कौन बाहर जाना है, उसे हेल्प करेगा, उसे बाहर निकालने में उसकी मदद करेगा। That's called मैनेजर ऑफ ट्रांसपोर्ट। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन? ऑक्सीडेशन होता है। तो एनर्जी रिलीज हुई, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ था? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, कार्बनिक पदार्थों का। और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? मैं मेरे हिसाब से बोलो जो मैंने समझा, जिनमें कार्बन होता है। कार्बन से बना है कार्बन, और कार्बन का मतलब ही है एनर्जी। आप पेट्रोल ले लो, आप डीजल ले लो, आप कोयला ले लो, कहीं ना कहीं उनमें कार्बन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा केवल कार्बन मिलेगा, मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं उनमें कार्बन मिलेगा। आप एलपीजी ले लो, जिसे ब्यूटेन प्रोपेन पढ़े होंगे आपने अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, उनमें कहीं ना कहीं कार्बन जरूर होगा। ठीक। जो पेट्रोल डीजल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि कौन सा ईंधन कितना ज़्यादा सक्षम है। जैसे पेट्रोल बहुत अच्छा होता है, डीजल इन्फीरियर होता है उसके मुकाबले, तो मैं कह सकता हूँ कि जो पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू से ज़्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान। तो वो सब डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर कार्बन के एटम कितने हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू फिर ज़्यादा आएगी। ठीक है।